हाँ, तो हम वेव ऑप्टिक्स कर रहे थे राइट लास्ट क्लास में। तो आज भी वेव ऑप्टिक्स कंटिन्यू करेंगे। वाईडीएससी हमने बेसिक सारा कर लिया था वाईडीएस में, लेकिन एक दो सिचुएशन में और डिस्कस करनी थी, वो आज करेंगे। देन डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पढ़ना है, एंड देन फाइनली वी हैव रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। हम्म, तो हमने हाइगन्स पढ़ा था लास्ट क्लास में, देन वाईडीएससी शुरू किया था। चेंज डबल स्लिट के हमने फॉर्मूला देखे थे, है ना, फ्रिंज विड्थ वगैरह के। करेक्ट। चेंज डबल स्लिट का बेसिक सारा हो चुका है। एलसीएम वाले क्वेश्चन किए थे हमने, फेज डिफरेंस, इंटेंसिटी इन वाईडीएससी हो गया, राइट। ठीक। अभी कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सीटी में बन के आएंगे, जिसमें सिचुएशन ये होगी कि वाईडीएससी में एक स्लिट के सामने हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया। ठीक है। तो ग्लास स्लैब रखने पे क्या सिचुएशन बनेगी वो हमें समझना है। तो उसके लिए हमें पहले ऑप्टिकल पाथ एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। ठीक। ग्लास स्लैब के अंदर तुम्हारी लाइट की वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे कितने ऑसिलेशन कवर किए लाइट ने? 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन कवर किए, राइट। हम एग्जांपल ले रहे हैं कि लाइट ने 3 ऑसिलेशन यहाँ पे कवर किए हैं। उसकी जो लेंथ है वो है L। ओके। और लाइट ने यहाँ पे क्या किया? लाइट covers 3 oscillation in the medium of length L। ओके। अब यही लाइट अगर तुम्हारी वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो उसकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होगी क्या? ये उसकी वेवलेंथ हो जाएगी। करेक्ट। तो यहाँ पे उसने 3 ऑसिलेशन सेम जगह से स्टार्ट हुए दोनों। तो यहाँ पे इसने 3 ऑसिलेशन कब कवर की? ये 1, 2, ये 3। तो ये 3 ऑसिलेशन कवर करने में इसको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा क्या? तो इसको मैं बोलूंगा एल। ठीक है। मीडियम में एल डिस्टेंस ट्रैवल करने पे 3 ऑसिलेशन कवर हुए, वैक्यूम में एल नॉट डिस्टेंस ट्रैवल करने पे 3 ऑसिलेशन कवर हुए। ठीक है। तो हम ऑप्टिकल पाथ को क्या डिफाइन करेंगे? ऑप्टिकल पाथ तुम्हारा क्या है? डिस्टेंस इन वैक्यूम दैट द लाइट needs to cover to complete, to be able to complete same number of oscillations as in the given medium। ठीक है। मतलब अगर मीडियम की लेंथ L है तो ऑप्टिकल पाथ उसका L नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडियम में वो 3 ऑसिलेशन कर रहा है, ऑप्टिकल पाथ में भी वो 3 ऑसिलेशन करेगा। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल पाथ, कि मैं वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर करूं ताकि मेरे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मीडियम के ऑसिलेशन के बराबर हो। ठीक है। मीडियम में जितना ऑसिलेशन हुआ वैक्यूम में भी उतना ऑसिलेशन होना चाहिए। तो वैक्यूम की जो लेंथ होगी उसको मैं बोलूंगा ऑप्टिकल पाथ ऑफ द मीडियम लेंथ। ठीक है। ये डेफिनेशन होगी। हाँ। और इसका यूज क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, हमने ऑप्टिकल पाथ क्यों पढ़ा? तो देखो, जब भी हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, हम इंटरफेरेंस के टाइम में फेज डिफरेंस में इंटरेस्टेड है। ठीक है। while calculating interference या while observing और calculating स्लैश कैलकुलेटिंग दोनों लिखता हूं, इंटरफेरेंस। ओके।
वी आर इंटरेस्टेड इन फेज डिफरेंस, करेक्ट। अब तुम बोलोगे कि वाईडी से तो सर हम पाथ डिफरेंस निकाल के सॉल्व करते हैं, तो देखो पाथ डिफरेंस से भी अल्टीमेटली तुमको क्या मिलता है, फेज डिफरेंस मिलता है। ओके, पाथ डिफरेंस को भी हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा एल इंटू हम 2 पाई बाय लैम्डा करते हैं ताकि हमें फेज डिफरेंस मिल सके। ओके, तो फेज डिफरेंस तुम्हारा डिसाइड करता है इंटरफेरेंस कैसा होगा। पाथ डिफरेंस से अल्टीमेटली मतलब हमें फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना होता है। अगर तुम्हें याद होगा हमने लास्ट क्लास में इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया तो किसके टर्म्स में लिखा था, उसको तो हमने फेज डिफरेंस के टर्म्स लिखा था। देखो ये आई नेट इक्वल टू 4I1 cos स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू, तो डेल्टा फाइव क्या है तुम्हारा, फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पे लाइट ने 3 ऑसिलेशन कवर किए, तो लाइट का फेज यहाँ पे सपोज को 0 फेज था, तो यहाँ पे फेज कितना होगा, तो अगर मैं लिखूं फेज दोनों केस में, तो यहाँ पे तुम्हारा फाई 0 और यहाँ पे फाई कितना आ गया, एक ऑसिलेशन में 2 पाई कवर होता है, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ठीक, ऐसे यहाँ पे अगर मैं फेज 0 ले लूँ स्टार्टिंग में, तो एंड में फेज कितना होगा, तो 1 ऑसिलेशन का 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, तो यहाँ पे मेरे को फेज अगेन 6 पाई मिला। तो फाइनली जब लाइट दूसरे एंड पे हम देख रहे हैं, तो हमें फाइनल फेज दोनों का देखना है, तो वो हमें फेज डिफरेंस ही मिलेगा। ठीक है, मतलब फेज डिफरेंस से हमें इंटरफेरेंस पता करना होता है, न कि लेंथ से। तो अब सपोज को तुम्हारा क्वेश्चन बना कि तुम्हें 2 लाइट का इंटरफेरेंस करवाना है और दोनों लाइट अलग अलग मीडियम से आ रही हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूं, सो व्हेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फ्रॉम टू डिफरेंट मीडिया is to be studied। ओके, दो अलग अलग मीडिया से आ रही हैं, तो क्योंकि दोनों मीडिया में उनकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, ओके, तो फॉर द सेम डिस्टेंस दोनों का ऑसिलेशन अलग अलग हो रहा है। ओके, is to be studied, we can not compare their paths। ठीक है, so either we compare phase difference और हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, ऑप्टिकल पाथ। ओके, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ हम सबका वैक्यूम में ही बनाते हैं, तो मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने, उसको हम ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करके फिर हम उनका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और ऑप्टिकल पाथ, हाँ, तो यूज ऑप्टिकल पाथ टू मेजर पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये है, इसलिए हम ऑप्टिकल पाथ यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अगर तुम एग्जाम में बाय चांस भूल जाते हो, तो एक सिंपल चीज है, देखो ये छोटी लेंथ है, ये बड़ी लेंथ है, तो एल नॉट हमें म्यू एल के बराबर मिलेगी, सिंपल। ओके, एल नॉट तुम्हारा म्यू एल के बराबर होगा। प्रूव कैसे करें, म्यू तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसलिए म्यू इंटू ये एल तुम्हें लॉन्गर लेंथ एल नॉट देगा। अब प्रूव कैसे करें फॉर्मूला, तो देखो ऑसिलेशन कितने हो तुम्हारे, यहाँ पे 3 हुए, यहाँ पे भी 3 हुए, तो इसका प्रूव हम करते हैं, ये डायग्राम दोबारा लेके चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइव वन और फाइव टू, तो फाइव वन तुम्हारा इक्वल टू फाइव टू होना चाहिए, करेक्ट। तो हम वो कैसे लिख सकते हैं, फाइव तुम्हारा होता है एल इंटू 2 पाई बाय लैम्डा मीडियम। ठीक है, और फाइव टू कितना होगा, एल इंटू 2 पाई बाय लैम्डा वैक्यूम, तो उसको मैं लैम्डा नॉट लिखूंगा। ये तुम्हारा लिखेंगे यहाँ पे वेवलेंथ इन मीडियम
और ये होगा वेवलेंथ इन वैक्यूम। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला फिर, ये सॉरी यहाँ पे एल नॉट आएगा, है ना। तो एल नॉट मुझे मिला लैम्डा नॉट बाय लैम्डा एम इंटू एल। तो इसको मैं एफ लैम्डा नॉट बाय एफ लैम्डा एम इंटू एल लिख सकता हूँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सी बाय वी एल। तो यहाँ से मुझे मिलेगा एल नॉट इक्वल टू म्यू एल। कोई डाउट इसमें? नो सर। कुछ कॉपी करना है इसमें? हाँ सर, वो पॉइंट्स जो आपने। ठीक, ऊपर से लिख लो पूरा, बन हाँ। जाएगा। ये zoom out कर दिया। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। हो गया सर। ठीक। ये डेरिवेशन लिखना है क्या? हाँ सर। 5152 लिख लो, 5152 कंपेयर कर। हो गया सर। तो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, वाईडीएसी का। ये तुम्हारी स्क्रीन हो गई, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारे स्लिट्स हैं S1 S2। ये स्लिट S1 हो गई, ये स्लिट S2 हो गई, और ये हो गया पॉइंट तुम्हारा O। ठीक है, O जो है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम S1 S2 है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और
यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 म्यू है, ठीक है। तो कैलकुलेट, यहाँ 3/2 म्यू है, ठीक है। तो S1O इक्वल टू S2O तुम्हें दिया हुआ है ना, इक्विडिस्टेंट है ज्योमेट्रिकली, ठीक। तो कैलकुलेट द इंटरफेरेंस intensity at O if each source S1 S2 create intensity I। बताओ क्या होगा। फिर बाद ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ तुम्हारा होगा, कितने हैं, S1O एंड S2O है। लेकिन अगर मैं ऑप्टिकल पाथ की बात करूं, ओके, ऑप्टिकल पाथ की अगर बात की जाए तो कितना मिलेगा, वो होगा तुम्हारा, या एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। कैलकुलेट calculate the phase difference at O। S1O इक्वल टू S2 को हम L कर देते हैं, थोड़ा ये जरूरत पड़ेगी पैरामीटर की। S1O इक्वल टू S2 को हम L कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, तो ऑप्टिकल पाथ तुम्हारा L1 मिलेगा म्यू S1O यानी कि म्यू L के बराबर, और L2 कितना मिलेगा, म्यू S2O यानी कि 3/2 म्यू L के बराबर। अब क्वेश्चन मॉडिफाई करना पड़ा, सॉरी। तो ये करो, अब बताओ कितना आएगा फेज डिफरेंस।
अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, L2 माइनस L1 लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमें मिलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू L/2। पाथ डिफरेंस मिल चुका है। अब फेज डिफरेंस कैसे मिलेगा, तो अगर मैं वेवलेंथ इन वैक्यूम को मैं लैम्डा नॉट ले लेता हूँ, तुम्हारा डेल्टा फाई आ जाएगा फिर डेल्टा L/λ0 इंटू 2 पाई। ठीक है, जाएगा 2 पाई पाई म्यू L/λ0। ठीक है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है, बस इतना सा करना होता है, नोट करो इसे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पाथ की जगह हमें बस ऑप्टिकल पाथ का। कोई डाउट उसमें? नो सर। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। लिखा? हाँ सर। देखो सिमिलर क्वेश्चन पूछा है। ओके, बताओ क्या आएगा, पूल चलाते हैं आज। देखो पूल लॉन्च किया है। 2 मिनट देता हूँ, सोचो।
जल्दी करो, 30 सेकंड्स बचे हैं। एंड करते हैं पोल। तो एक ही आंसर आया है, बी। तो देखो क्या बोला है, बोथ स्लिट्स आर कवर्ड बाय ट्रांसवर्स स्लैब, अपर स्लिट इज कवर्ड बाय ट्रांसवर्स स्लैब ऑफ इंडेक्स 1.5। अब लिख लेते हैं, इसका इंडेक्स 1.5 है और इसका इंडेक्स 4/3 है, तो 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसकी थिकनेस t है, तो इसकी थिकनेस 2t है, और हमें पूछा है सेंट्रल मैक्सिमा का क्या होगा। तो देखो, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होते तो लाइट तुम्हारी सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बनाती, सेंटर पे एग्जैक्टली पॉइंट ओ पे, है ना। हाँ तो सर। अब क्या होगा, अब समझो। तो अभी पॉइंट ओ पे अगर हम आते हैं, तो ये इनको मैं नाम देता हूँ S1 S2, ठीक है। तो S1O का फेज कितना बनेगा तुम्हारा, या ऑप्टिकल पाथ कितना बनेगा, ऑप्टिकल पाथ कितना बनेगा उसका, S1O। ये पूरी लेंथ कितनी है, S1O, माइनस में t लेंथ कर दूंगा, माइनस t कर दूं, हाँ और t की जगह में क्या लगाऊंगा, म्यू टी, तो 3/2t लगाऊंगा, है ना। इसमें से मैं ये t को हटा के उसकी जगह म्यू टी लगाऊंगा, क्योंकि t जो वो डिस्टेंस ट्रैवल किया लाइट ने, तो उसमें हमें ऑप्टिकल पाथ चाहिए, ज्योमेट्रिकल पाथ हमें हटा के ऑप्टिकल पाथ लगाना है। तो इसे मैंने माइनस टी किया और प्लस 3/2t किया, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें S2O की, तो उसमें मुझे L2 कितना मिलेगा, तो होगा S2O माइनस, अगेन 2t करूंगा, क्योंकि मुझे उसका ज्योमेट्रिकल पाथ हटा के ऑप्टिकल पाथ लगाना है, करेक्ट। तो अब मेरा अब यहाँ पे हम देखें, तो S1O और S2O ज्योमेट्रिकली बराबर थे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज्योमेट्रिकली बराबर है। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे देखूंगा, तो तुम्हारा हो जाएगा S2O, थोड़ा सा और इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यह तुम्हारा S1O प्लस t/2, और ये तुम्हारा S2O प्लस कितना होगा, 2t/3, ओके। तो इन दोनों में कौन बड़ा हुआ, तो ये बड़ा हुआ, तो L2 तुम्हारा L1 से बड़ा है, यानी कि ये ज्यादा फेज कवर कर रहा है कंपेयर टू दिस वन। तो हमें S1 का फेज बढ़ाना पड़ेगा और S2 का कम करना पड़ेगा, है ना। हाँ सर। So we need to decrease phase for S2 and increase for S1। तो वो कैसे होगा, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ नीचे की तरफ, तो अब S1 को अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसका फेज इंक्रीज होगा, और S2 को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसका फेज डिक्रीज होगा। तो ये शिफ्ट कहाँ पे आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में, ठीक है। समझ में आया सबको, शिफ्ट विल बी इन द नेगेटिव वाई एक्सिस। यस सर। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, तो बता दूं कि हमने ऑप्टिकल पाथ पढ़ा भी है ना, ऑप्टिकल पाथ की हम एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पे वाईडीएससी में। क्या है पढ़ा रहे हैं? सर ऑप्टिक्स कर रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। हाँ। ओके, रिवीजन कैसे करा रहे हैं? अभी जस्ट आया हमें ज्वाइन किया। कितनी देर पहले था ये? कितनी देर पहले देखता हूँ। 10:30 शुरू हुआ। सर ने बोला ना 10:30 शुरू हुआ। सर को सुनाई दिया क्या? यस, माइक बंद करो।
ठीक है, तो ये तुम्हें ऑप्टिकल पाथ है। तो जिन्होंने अभी थोड़ा मिस किया है, लेट ज्वाइन किए हैं, तो रिकॉर्डिंग देख लो, आधा घंटा बस तुमको एक्स्ट्रा देखना है रिकॉर्डिंग ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने YDSC मतलब बेसिकली पूरा फिनिश कर दिया है। YDSC में मतलब ऐसे और भी काफी केसेस बनते हैं, बट हमें सब में नहीं जाना है क्योंकि हम CT लेवल के हिसाब से ही देख रहे हैं। बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट YDSC कवर कर लेते हैं, बाई चांस अगर CT में आ जाता है तो। ठीक, यहाँ पे नहीं है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा YDS में ऐसा भी बनता है कि तुम्हारा जो YDSC सेटअप है, ठीक है, सॉरी, मैंने पूरे सेटअप को YDSC setup is inside a medium of index mu. Calculate fringe width if wavelength of light in vacuum is lambda. ओके, तो लाइट की वेवलेंथ वैक्यूम में लैम्डा दी हुई है। ओके, तो अब यहाँ पे फ्रिंज विड्थ कितनी बनेगी? तो बाकी तुम्हारे पैरामीटर्स टिपिकल हैं। ये तुम्हारा स्मॉल डी होगा और ये कैपिटल डी है। बताओ, स्टार्ट करता हूँ। हाँ देखो, पोल लॉन्च किया है, करो आंसर। चलो, 1-1.5 मिनट निकल चुका तुम्हारा ऑलरेडी। 1.5 मिनट तुमको और देता हूँ मैं। 1 मिनट हो चुका है और 30 सेकेंड्स।
और किसी को आंसर करना है? एंड करते हैं। तो आंसर क्या है देखें। देखो एक बात बताओ, वैक्यूम में तुम्हारा फॉर्मूला क्या लगता था? अगर वैक्यूम में सेटअप होता तो फॉर्मूला क्या लगाते हम? लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी तुम्हारा फ्रिंज विड्थ होता, करेक्ट। लेकिन वेवलेंथ इन मीडियम कितनी है तुम्हारी? वो तुम्हारी होगी लैम्डा बाय म्यू। वेवलेंथ कम हो जाती है ना, लैम्डा बाय म्यू हो जाती है। तो डेल्टा बाय मीडियम तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो वेवलेंथ इन मीडियम रख देंगे और डी बाय स्मॉल डी। यही फॉर्मूला में तुम वैक्यूम की जगह मीडियम की वेवलेंथ रखो तो तुमको मिलेगा लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू टाइम्स स्मॉल डी। ओके, दो बच्चों ने फॉर्मूला लग गया सीधे म्यू माइनस वन इंटू लैम्डा डी बाई डी। तो म्यू माइनस वन तुम ग्लास लैब जब होता है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ये वाले क्वेश्चन में वो म्यू माइनस वन वाला फैक्टर आता है, ठीक है। तो लोगों ने बस सोचा कि म्यू माइनस वन फैक्टर आता है तो डाल दिया वो ऑप्शन में, है ना, वो ऑप्शन टिक कर दिया। तो ऐसा मत करो। हर फॉर्मूला जो तुम लोगों ने सीखा हुआ है वो एक सर्टेन कंडीशन से लगता है, किस चीज में लगता है वो समझो। मतलब म्यू माइनस वन तुम्हारा ग्लास लैब में लगता है तो यहाँ पे भी लगेगा, जरूरी नहीं है। ओके, कैलकुलेट करना चाहिए। चलो, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझे। वैक्यूम में वेवलेंथ लैम्डा है तो फ्रिंज विड्थ ये बनेगी। मीडियम में तुम्हारी वेवलेंथ लैम्डा बाय म्यू है तो फ्रिंज विड्थ तुम्हारी ये बनेगी। ओके, क्लियर? यस सर। गुड, नोट कर लो इसे। ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करनी। और ये एक तरह से ये कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर वाईडीएससी को तुमने मीडियम में डुबा दिया तो उस समय क्या क्वेश्चन, मतलब वेव फ्रिंज विड्थ क्या बनेगी। ओके, यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो। सो फ्रिंज विड्थ decreases as compared to vacuum। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। अब एक क्लास क्वेश्चन और। तो अब जो तुम्हारी लाइट आ रही है ऐसे आ रही है, मैंने रे बनाई है, ठीक। ओके, ये एंगल तुमको दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है। तो तुम्हारी वेवलेंथ जो है लैम्डा है, ये कैपिटल डी, ठीक, और ये ऑब्वियसली स्मॉल डी है, राइट, स्क्रीन है। तो एक और चीज, ये तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट ओ है, ठीक है। तो कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, बताओ।
एक सेकेंड। ऑप्शन मेरे को टाइप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, सोचना पड़ रहा है। तो अभी ये नहीं करते हैं। किसी का आंसर आया? Okay. तो देखो इसमें क्या होगा। लाइट जो है तुम्हारी ऑलरेडी उसमें कुछ पाथ डिफरेंस आ चुका है। ये तुम्हारा अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट बनाता हूँ, ये वेव फ्रंट है, तो दैट मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट फेज में होंगे। तो जो फेज S1 का है वो फेज इसका है, तो यहाँ पे कुछ पाथ डिफरेंस आ चुका है। ओके, ये कितना होगा तुम्हारा? तो ये 37 एंगल है, ये एंगल 37, तो ये एंगल भी 37 होगा। तो तुमको मिलेगा डेल्टा L1। अगर मैं लिखूं तो डेल्टा L1 तुम्हारा होगा d cos 37 यानी कि 4d/5। ठीक है, अब हमें जो लाइट चाहिए, लाइट हमारी जाएगी कैसे? सपोज को यहाँ पे गई। ओके, तो अब तुम्हारा यहाँ पर मैं अगर एक को ऐसे ड्रॉप करूँ परपेंडिकुलर, तो ये मुझे मिलेगा डेल्टा L2। ओके, और ये डिस्टेंस मैं ले लूँ y। तो हमने पढ़ा हुआ था कि अगर तुम y डिस्टेंस दूर जाते हो तो पाथ डिफरेंस दोनों स्लिट से कितना आ जाता है तुम्हारा? तो डेल्टा L2 तुम्हें मिलेगा
y स्मॉल d बाय कैपिटल D, है ना। पाथ डिफरेंस तुम्हारा y के साथ ये होता है, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि दोनों स्लिट्स में ऑलरेडी कुछ पाथ डिफरेंस है। यानी कि मैं ये बोलूं कि लाइट ऐसे आई और इधर गई, और लाइट ऐसे आई और इधर गई, तो ये दोनों लाइट जो आ रही है, मुझे इनका टोटल पाथ डिफरेंस 0 चाहिए। तो ये जो आ रही है यहाँ पे ऑलरेडी डेल्टा L1 एक्स्ट्रा कवर कर रही है। तो S2 को ऑलरेडी डेल्टा L1 एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो मुझे S1 को भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैंने दिया डेल्टा L2। ओके, तो S1 के पास एक्स्ट्रा ये हो गया, ये दूसरे सेट के पास एक्स्ट्रा ये हो गया, मुझे बस दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, तो जितना पाथ यहाँ पे कवर हुआ उतना पाथ यहाँ पे कवर हुआ, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा 4d/5 इक्वल टू y d बाय कैपिटल D। तो y मुझे कितना मिला, 4 टाइम्स कैपिटल D/5। ठीक है, तो तुम्हारी सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ जाके शिफ्ट हो गई। तो अच्छा खासा डिस्टेंस हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया। ओके, तो इन दैट केस एक इशू हो जाएगा। यस, इन दैट केस वी हैव एन इशू। tan थीटा लगेगा, पर हम ये नहीं कर सकते, डेल्टा L2 में चेंज करना पड़ेगा। तो तुम्हारा d साइन थीटा डेल्टा L2 होता है, और tan थीटा तुम्हारा y बाय कैपिटल D होता है। तो इसके लिए तुमको साइन थीटा को tan थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा। राइट, तो ये नहीं कर सकते, तो एक काम करो, मैं थोड़ा एंगल चेंज कर दूंगा, वही ऑप्शन है फिर मेरे पास। आई हैव टू चेंज द क्वेश्चन स्लाइटली। तो मैंने सपोज करो ये क्वेश्चन में ये एंगल को लिख दे रहा हूँ मैं, π/2 रेडियंस कितना होता है, हमारा π/2 रेडियंस होगा 1.57 रेडियंस। तो ये तुम्हारा 1.5 रेडियंस है। ठीक है, तो ये 1.5 रेडियंस है। ऑलराइट, तो अब थोड़ा क्वेश्चन तुम्हारा कैसे लिखेंगे, तुम्हारा डेल्टा L1 जो होगा वो होगा d साइन, देखो ये 1.5 रेडियंस है, तो ये एंगल कितना मिलेगा, ये 90, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस 1, सॉरी π/2 माइनस 1.5, तो π/2 तुम्हारा 1.57 होता है। तो d साइन 0.02 में लिख सकता हूँ। ये एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, थीटा, थीटा तुम्हारा हो जाएगा π/2 माइनस 1.5 यानी कि 0.02 रेडियंस। ओके, तो तुम्हारा हो जाएगा 0.02 L, और फिर तुम डेल्टा L2 लिख सकते हो y टाइम स्मॉल d बाय कैपिटल D। तो अब हम करेंगे बराबर डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2, सो 0.02 L इज इक्वल टू y d बाय D। ये L क्या है, स्मॉल d है ना, सॉरी। मुझे y मिलेगा 0.02 D। ठीक है, ये आया आंसर। समझ गए मैंने ऐसा क्यों चेंज किया एंगल, लार्ज एंगल पे तुम्हारा tan थीटा और sin थीटा बराबर नहीं होते, तो डेल्टा L तुम्हारा y d बाई डी हम नहीं लिख सकते उस केस में, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी टेक्निकल। तो ऐसे सिचुएशन तुमको जी एडवांस में ध्यान रखनी पड़ेगी, जी एडवांस में क्वेश्चंस को ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, कॉपी करो ये क्वेश्चन। तो बेसिकली देखा है तो सीईटी लेवल नहीं रहा अभी, जी एडवांस बन गया।
देखो क्या, तो YDC खत्म। अब तुम्हारा एक दो क्वेश्चन थोड़ा जनरल इंटरफेरेंस पे देखते हैं। तो यहाँ पे सोर्स S1 है और यहाँ पे सोर्स S2 है। सपोज को दोनों सोर्स कोहेरेंट है, ठीक है। हम्म, तो suppose ये दिया हुआ है तुमको 5 मीटर और ये दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। तो कैलकुलेट हाउ मैनी wavelengths between 100 centimeter and 300 centimeter will give constructive interference at similar to point O, ठीक है। तुम्हारी वेवलेंथ जो है 100 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है, इंक्लूडिंग 100 एंड 300, ओके। 100 और 300 मिला के कितनी वेवलेंथ है जो यहाँ पे मुझे जो फेज जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी पॉइंट ओ पे, बताओ। ओ वेट 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 वेट, 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर हो गया ना। 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर उसमें बताओ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई हुआ है, अभी करो सॉल्व। तो तुम्हारे लिए मैं पोल भी दे रहा हूँ, ये पोल मैंने मार्क किया है। और 1 मिनट देता हूँ, सोचो। हम्म
ओके, और किसी को आंसर करना है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन, आंसर एक आया 5, तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखो तुम्हारा कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस हमें कब मिलेगा? तो पहली बात तो पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे, ये डिस्टेंस 5 और ये डिस्टेंस 4, तुम्हें पाथ डिफरेंस कितना मिला? 5 माइनस 4 यानी कि 1 मीटर, है ना? अब तुम्हारा फॉर कंस्ट्रक्टिव डेल्टा एल तुम्हारा होना चाहिए एन लैम्डा के बराबर। ओके, और तुम्हारा लैम्डा की वैल्यू मिनिमम कितनी है 10 और मैक्सिमम कितनी है 30। ओके, तो और जो लैम्डा है वो लेस देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है ना? और तुम्हारा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, लेस देन इक्वल टू 30 और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो लैम्डा तुम्हारा क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एन होगा क्या? तो डेल्टा एल अपॉन एन लेस देन इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, डेल्टा एल अपॉन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल तुम्हारा कितना है? 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर बाय एन लेस देन इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बाय एन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे एन कितना मिलेगा? एन को ले जाओ सामने, तो तुम्हारे यहाँ पर 10/3 यानी कि कितना 3.33 मिलेगा। और यहाँ पे मुझे एन क्या मिलेगा? लेस देन इक्वल टू 10। लेस देन इक्वल टू 10। तो 3.33 उसकी मिनिमम है और 10 मैक्सिमम है। तो 3.33 और 10 के बीच में इंटीजर कितने बनेंगे बताओ? हमें इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन चाहिए ना, तो इंटीजर कितने बनेंगे? बताओ, 3.33 और 10 के बीच में इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन कितनी होंगी? तो इंटीजर एन तुम्हारा कितना आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। करेक्ट। मैंने क्वेश्चन पहले ही बोला था कि तुम्हें इंक्लूडिंग ये दोनों बताना है ना? तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन है। नोट कर लो इसे। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं सीटी में, डी में, हर एग्जाम। ओके, और बेसिक लॉजिक लगाना है।
डन सर। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन में बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, ओके, तो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में भी दो तरीके के बनते हैं। ओके, डायफ्रैक्शन में से बहुत सारे फिनोमेना होते हैं कि अगर तुम्हारा मतलब पूरी लाइट फ्लो कर रही है, बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी लाइट फ्लो कर रही है और पूरा हमने उसको ब्लॉक कर दिया, बस बीच में एक स्लिट रखी, उस केस में। तो उसमें तुम्हारे दो केसेस बनते हैं, एक होता है तुम्हारा फ्रेजनल डायफ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा फ्रॉनहोफर। ठीक है, तो फ्रेजनल में क्या होता है, फ्रेजनल में सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन आर क्लोज टू स्लिट। ओके, और फ्रॉनहोफर में क्या होता है, बोथ आर फार अवे फ्रॉम स्लिट। ठीक है, तो फ्रेजनल छोटा नाम है, फ्रॉनहोफर लंबा नाम है। तो छोटा नाम मतलब सोर्स और स्क्रीन में से कोई एक छोटे डिस्टेंस पे होगा, क्लोज टू स्लिट। लंबा नाम मतलब तुम्हारे सोर्स और स्क्रीन दोनों ही लार्ज डिस्टेंस पे होंगे स्लिट। ठीक है, ये बेसिक चीज होगी तुम्हारी फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर में डिफरेंस। और हमें कौन सा स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है फ्रॉनहोफर। फ्रेजनल हमारे सिलेबस में नहीं आता। ठीक है, बस डेफिनेशन तुमको पता होनी चाहिए फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर की, लेकिन जब कैलकुलेशन की बात आएगी तो हमें सिर्फ फ्रॉनहोफर पढ़ना है। क्लियर? बढ़ूं आगे, यस सर। तो हम पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन पहले एग्जांपल समझो क्या होता है। अच्छा एक एग्जांपल समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, करेक्ट? यस सर। जो वाईफाई सिग्नल्स हैं, मोबाइल सिग्नल्स हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो लाइट एंड वाईफाई सिग्नल्स दोनों ही सेम है, लेकिन तुम्हारा जैसे यहाँ पे एक रूम है, ये रूम है, ठीक है, रूम में एक बीच में यहाँ पे वॉल लगी हुई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक लैंप रखा, ठीक, मेडिसिन वाला, ये लो, एक मैंने लैंप रखा और मैंने यहाँ पर एक वाईफाई रूटर रखा, ठीक है। ये तुम्हारा वाईफाई है, ये लैंप है और ये तुम्हारा वाईफाई है, ठीक है। और तुम यहाँ पर बैठे हो। अब मुझे बताओ, लैंप की लाइट तुम्हारी ऐसे आएगी क्या? नहीं। नहीं आ सकती, लेकिन वाईफाई का सिग्नल तुमको मिलता है क्या यहाँ पे? हाँ। मिलता है। ओके, वाईफाई का सिग्नल मिलता है लेकिन लैंप का सिग्नल नहीं मिलता, जबकि दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, सो वी कैन रिसीव लाइट, वी सॉरी वी can't receive light even though we can receive वाईफाई सिग्नल। ओके, जबकि दोनों ही तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, दो बोथ आर ईएम वेव्स। तो ऐसा हुआ क्यों, है ना, ऐसा इसलिए हुआ कि बिकॉज दिस हैपेंस बिकॉज वाईफाई सिग्नल्स आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, वाईफाई सिग्नल्स आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ओके,
Wi-Fi signals are of longer wavelength. Okay, so they get diffracted easily. So they get diffracted easily. Okay, जबकि लैंप की वेवलेंथ स्मॉल है तो उसमें इजीली डायफ्रैक्शन तुम्हारा नहीं आता है। वाईफाई सिग्नल में इजीली डायफ्रैक्शन होगा, लैंप में डायफ्रैक्शन इजीली नहीं होगा। ठीक, तो हमारे यहाँ पे जो मेन फैक्टर डिसाइडिंग क्या होता है, ये गैप है ना। ये गैप अगर स्मॉल होगी या लार्ज होगी, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन सी वेवलेंथ डायफ्रैक्शन शो करेगी, कौन सी वेवलेंथ शो नहीं करेगी। ओके, तो उसके लिए पहले हम फ्रॉन ऑफ डायफ्रैक्शन समझेंगे, उसमें कुछ फॉर्मूला हम निकालेंगे, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम इसको और ज्यादा डिटेल में मैथमेटिकली इसको रीजन समझेंगे क्या हो रहा है। ठीक, तो ये नोट कर लो। ओके, और फिलहाल हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और मैं अगेन तुम्हारा सेशन 145 पे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैंने कल ओके मैसेज सर। किया था मैं आज दो सेशन में क्लास लूंगा, तो तुम्हारा अगेन 145 होगा, क्योंकि मेरा थोड़ा अभी काम है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो बीच में मुझे भी जाना है। ठीक, ओके सर। या तो अगेन 145। थैंक यू सर। यस। नहीं
तो ये वीडियो शेयरिंग तो बनेगा। ओए, अच्छा हिटर क्यों करते हो? बढ़ा के देख। मतलब 20 on the transaction charges. ट्रांजेक्शन चार्जेस का $10 ना, मतलब ठीक है ना, 1500 हजार, 1500 हजार। ज्यादा 18 into 70. वो 1500 by 70. पेट्रो में रखने वाले हम्म प्लस ट्रांजेक्शन हम्म
मतलब तुम्हारा जहाँ तो अरे 1200 ठीक है ना, बैठे बैठे मिले ही तो नहीं। खाली वो कितना रखे लिया मेरे बता के तू el que más feliz tú le la comida como que el que uno hizo de una